जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव जनन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है मानव जनन। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2027 देने वाले, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2027 देने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मानव जनन बायोलॉजी का। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है सारा एक ही वीडियो में कवर हो जाने वाला है। अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपका ये पूरा चैप्टर, ठीक है, मानव जनन, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फसाऊ चैप्टर है, ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी टॉपिक है, सारा का सारा कुछ भी नहीं बचने वाला है। ठीक है, मुझे पता है कि मतलब वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन है, वॉइस की क्वालिटी भी थोड़ी डाउन है, लेकिन कंटेंट में ना आपको कुछ भी डाउन देखने को नहीं मिलेगा। कंटेंट में एकदम सटीक चीज़ें हैं। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा ना वो समझ जाएगा कि कंटेंट में कितना दम है। ठीक है, क्वालिटी पे मत जाइए आप लोग। सबसे पहले आप लोग देखिए इस चैप्टर का नाम है मानव जनन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई जनन आखिर होता क्या है। तो वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, उसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, मतलब कोई जीव है जो अपने समान जीव की उत्पत्ति कर देता है ना, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमको भाई क्या पढ़ना है? मानव जनन पढ़ना है। तो मानव जनन के जो मुख्य चरण है, ठीक है, मानव जनन के जो मुख्य चरण है उसको देख लेते हैं। तो ये चरण क्या है? चरण मतलब कि जो मानव जनन करता है वो किन किन चरणों से होकर गुजरता है, उसी को मानव जनन के मुख्य चरण हम मान लेते हैं। उसी को हम देखते हैं। अब सबसे पहला है शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु निर्माण को भैया नर युग्मक भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्राणु निर्माण को क्या बोलते हैं? नर युग्मक, यानी कि शुक्राणु को हम नर युग्मक भी कह सकते हैं। तो पुरुषों में जो वृषण होता है ना, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है? अंडाणु निर्माण होता है। महिलाओं के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु को क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। ठीक है, अंडाणु को हम मादा युग्मक भी बोल सकते हैं। शुक्राणु को क्या बोलते हैं? नर युग्मक। शुक्राणु को हम नर युग्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है निषेचन। जो अगला चरण है वो क्या है? निषेचन है। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, ठीक है, यानी कि जब नर युग्मक आपका क्या है? शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु। नर युग्मक क्या है? शुक्राणु है। और मादा युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक आपका क्या है? अंडाणु। यानी कि जब शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है ना, तो उसी मिलन को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या होता है? निषेचन होता है बाबू। उसके बाद क्या होता है? युग्मज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। ठीक है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। ये बच्चे की प्रथम कोशिका होती है। ये बच्चे की क्या होती है? ये बच्चे की प्रथम कोशिका होती है। ध्यान से एक बार समझ लो। सबसे पहले क्या होता है? पुरुष के शरीर में शुक्राणु बनता है, शुक्राणु का निर्माण होता है जिसे नर युग्मक कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। महिला के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है जिसे क्या बोलते हैं? मादा युग्मक बोलते हैं। नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो इसके मिलने को क्या बोला जाता है? निषेचन बोला जाता है। ठीक है, निषेचन बोला जाता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक निषेचन प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज को क्या बोलते हैं? ये बच्चे की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है गर्भाधान। युग्मनज क्या है? बच्चे की भाई प्रथम कोशिका है, पहली कोशिका है, यानी कि यहाँ पे बच्चा बन गया है। ठीक है, ये क्या होता है? गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है। युग्मनज जो होता है वो गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है गर्भावस्था, जिसको प्रेगनेंसी बोला
बोला जाता है। गर्भ में शिशु का विकास होता है और समय आने पर शिशु जन्म लेता है। ठीक है, तो ये मानव जनन की एक प्रक्रिया थी, चरण थे। ठीक है, मुख्य चरण थे। काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, वैसे ही नहीं किसी शिशु का जन्म हो जाता है। मानव जनन की जो प्रक्रिया है काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो होप करता हूँ आप एकदम आसान वे में समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिंपल सा चीज़ है यार दोस्तों। क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसमें? पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होता है जिसको नर युग्मक बोला जाता है। फिर अंडाणु का निर्माण होता है। मादा के शरीर में अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है जिसे मादा युग्मक बोला जाता है। नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उसके मिलने को, उसके संलयन को निषेचन बोला जाता है। और जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज क्या होता है? बच्चे की पहली कोशिका होती है। उसके बाद युग्मनज गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जिसको क्या बोला जाता है? गर्भाधान बोला जाता है। उसके बाद गर्भावस्था आ जाती है जिसको प्रेगनेंसी बोला जाता है। और जब टाइम आ जाता है 9 महीने बाद शिशु का क्या होता है? जन्म होता है। तो ये था मानव जनन की मुख्य चरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का। चलिए अब इस चैप्टर के टॉपिक्स को लाइन से कवर करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से। मानव जनन जो चैप्टर है ना, इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। आप कोई भी किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, किसी न किसी सेट में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए जरूर देता है 5 नंबर में। ठीक है, तो दोस्तों हमने नर जनन तंत्र का एक चित्र बनाया है, भला बुरा जैसा भी हमको आया है बनाए हैं, और इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके नाम लिखे हैं और इसके क्या क्या काम होते हैं वो सब आपको पहले समझा देते हैं। उसके बाद आपको कैसे वर्णन करना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ आप देख लेना। सबसे पहले दोस्तों ये है नर जनन तंत्र का चित्र। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कहाँ से स्टार्ट करें? चलिए वृषण से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है वृषण। वृषण दोस्तों क्या होता है? जो लड़के होते हैं, जो पुरुष होते हैं ना, उनके 2 पैरों के बीच में 2 गोली जैसी लटकी हुई संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। और ये वृषण जो होता है ना, ये नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग होता है। इसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्राव होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है, यानी कि 2। ठीक है, वृषण की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 जोड़ी, यानी कि 2। ये कहाँ पाया जाता है? पैरों के बीच में लटकी हुई संरचना होती है। ठीक है, गोली जैसी। ठीक, उसी को वृषण बोलते हैं। वृषण में क्या होता है? ये वृषण है। ठीक है, ये क्या है? वृषण है। वृषण में क्या होता है? वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, दूसरा चीज अधिवृषण देख लेते हैं। दूसरा चीज, दूसरा नाम हम लिखे हैं अधिवृषण। अधिवृषण क्या है? ये चीज़ जो आप देख रहे हो ना, ध्यान से देखो यार, समझने का बस प्रयास करो। इतने आसान शब्दों में समझा देंगे ना, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? ये है अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है? जो वृषण में ना शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, वृषण समझा दिए ना क्या होता है। तो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं ना, वो अधिवृषण में परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक, ये जो अधिवृषण है, ये वृषण की ऊपर की संरचना होती है और इसमें क्या होता है? शुक्राणु परिपक्व होते हैं। और ये जो अधिवृषण है ना, ये वृषण के ऊपर नसों का एक ढांचा जैसी संरचना होती है। ठीक है, जो 2 गोली लटकी हुई होती है पैरों के बीच में, लड़कों में, पुरुषों में। तो आप वृषण के ऊपर नसों का एक ढांचा जैसा संरचना होता है, ठीक, वृषण से जुड़ा होगा, वही अधिवृषण कहलाता है। ठीक, उसके बाद एक चीज़ होता है वृषण कोश। वृषण कोश दोस्तों वृषण और अधिवृषण को पूरा कवर करके रखता है, मांस का एक ढांचा होता है, पूरा कवर करके रखता है। ठीक है, उसी को वृषण कोश बोलते हैं। इसमें वृषण और अधिवृषण दोनों सुरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्शन का काम करता है वृषण कोश। ठीक है, मतलब बाहर से कोई चोट वोट लगे तो वृषण सुरक्षित रहे, वही वृषण कोश कहलाता है। मांस का एक ढांचा होता है, बाहर से आपको दिखाई देगा ये चीज़। ठीक, वृषण कोश हो गया। उसके बाद हम देखते हैं शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय देखते हैं। शुक्राशय क्या होता है? पहले यार मोटा मोटा आप लोग समझ लो, फिर वर्णन कैसे करना है वो तो हम लिख ही दिए हैं। तो लिखने से रटने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है जब तक आप मतलब समझ नहीं लोगे ऊपर ऊपर कि क्या चीज़ होता है। ठीक,
तो हमने वृषण देख लिया, वृषण कोश देख लिया, अधिवृषण देख लिया। अब हम देखते हैं शुक्राशय क्या होता है। ठीक है, शुक्राशय ध्यान से समझो। सबसे पहले वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अधिवृषण में क्या होता है, शुक्राणु परिपक्व होता है। वृषण में शुक्राणु बना, उसके ऊपर ही अधिवृषण होता है। अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होता है और इस शुक्रवाहिनी के माध्यम से, ये क्या है, शुक्रवाहिनी है। ये जो नस आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, शुक्रवाहिनी है। इसी शुक्रवाहिनी की मदद से, क्योंकि भैया अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, अब इस शुक्रवाहिनी के माध्यम से, ये जो नस है ये क्या है, शुक्रवाहिनी है। इस शुक्रवाहिनी से होते हुए ये जो स्पर्म बना है, शुक्राणु बना है, वो कहाँ आ जाएगा, शुक्राशय में आ जाएगा। ठीक है, शुक्राशय में आ जाएगा। शुक्राशय में शुक्राणु जो होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और शुक्राशय में ना शुक्राशय द्रव पाया जाता है और इसी में शुक्राणु का क्या होता है, पोषण होता है। जो परिपक्व शुक्राणु शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राशय में जाते हैं, उनको इसी शुक्राशय में पोषण मिलते रहता है और इसी में लंबे समय तक शुक्राणु स्पर्म सुरक्षित रहता है। ठीक, चलिए अब एक चीज़ है मूत्राशय। मूत्राशय भी समझ लो क्या होता है। ये क्या है, ये मूत्राशय है। ठीक है, और ये नस आपको दिख रही होगी, ये नस किससे जुड़ी होती है, किडनी से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, किडनी से। तो किडनी में जो भी मूत्र बनता है, ठीक है, वो इसी नस के माध्यम से मूत्राशय में आता है और आपको जब मूत्र त्यागना होता है तो मूत्र मार्ग के माध्यम से आप मूत्र त्याग देते हैं। ये एक चीज़ है शिश्न। शिश्न क्या होता है, शिश्न मतलब, शिश्न को लिंग भी बोला जाता है। पुरुष का यह एक महत्वपूर्ण यौन अंग है। यह प्रजनन तथा मूत्र त्यागने के लिए एक बाहरी अंग होता है शिश्न। ठीक, ये मूत्रवाहिनी है, ये जो नस आपको दिख रही है ये मूत्रवाहिनी होती है। ठीक है, इसी मूत्रवाहिनी मतलब इसी नस से आपका शुक्राणु भी बाहर आता है और मूत्र भी बाहर आता है। ठीक, इसी मूत्रवाहिनी के माध्यम से। अब इसके बीच में एक चीज़ होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि दोस्तों एक ऐसा चीज़ होता है, मान लो एक ही नस से, ठीक है, एक ही नस से मतलब एक ही नलिका से, नस नहीं नलिका बोलते हैं इसको, एक ही नली से, ठीक है, एक ही नली से मतलब मूत्र भी आता है, शुक्राणु भी आता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि पता है क्या काम करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि ना जब आपको मतलब मूत्र त्यागना होता है तो ये जो शुक्राशय है, ठीक है, मतलब शुक्राशय है, इसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है ताकि मूत्र के साथ शुक्राणु बाहर न आए। ठीक है, और जब आपका शुक्राशय आता है मतलब शुक्राणु आता है, शुक्राशय से शुक्राणु आता है क्योंकि एक ही नली है, तो जब शुक्राशय से शुक्राणु आता है ना तो प्रोस्टेट ग्रंथि ये जो मूत्राशय की नली है इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, ऊपर मोटा मोटा जितना भी चीज़ था हम समझ लिए हैं। ये नर जनन तंत्र का चित्र है, इसको भी बनाना सीख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए एक एक पार्ट का अच्छे से वर्णन कर देते हैं। बाकी समझा तो दिए हैं यार, कैसे लिखना है वो भी देख लो। ठीक है, वृषण यह नर जनन तंत्र का प्रमुख भागों में से एक है। ये नर जनन तंत्र के प्रमुख भागों में से एक है। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। इसकी संख्या एक जोड़ी है। ठीक है, वृषण की जो संख्या है कितनी है, एक जोड़ी है, यानी कि 2 है। ठीक है बाबू, चलो आगे देखते हैं अधिवृषण। अधिवृषण क्या है, यह वृषण की ऊपर की संरचना है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इतना 10 बार बताए हैं, इसको तो नहीं भूले होगे कि अधिवृषण का क्या कार्य होता है। ये वृषण के ऊपर की संरचना होती है, नसों का एक ढांचा होता है और इसमें शुक्राणु जो होते हैं परिपक्व होते हैं। उसके बाद शुक्रवाहिनी देख लो, यह वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। ये जो नस आपको दिख रही है शुक्रवाहिनी, यही है। वृषण में शुक्राणु बना, अधिवृषण में परिपक्व हुआ और इस शुक्रवाहिनी के माध्यम से कहाँ आ गया, शुक्राशय तक आ गया। वही चीज यहाँ पे लिखा है, यह वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। उसी को क्या बोलते हैं बाबू, शुक्रवाहिनी बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुक्राशय देख लेते हैं क्या होता है। शुक्राशय में शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसमें शुक्राशय द्रव होता है, इसी में शुक्राणु का पोषण होता है। ये है आपका शुक्राशय। ठीक है, ये क्या है, शुक्राशय है। ठीक, चलो नेक्स्ट है मूत्रवाहिनी। यह एक नली होती है, यह एक नली होती है जिसमें मूत्र और शुक्राणु बाहर आते हैं। जिससे मूत्र और शुक्राणु बाहर आते हैं ये नली है। ठीक है, यही नली है जहाँ से मूत्र भी बाहर आएगा और आपका शुक्राशय से शुक्राणु भी बाहर आएगा। चलिए नेक्स्ट है शिश्न। पुरुष का यह एक महत्वपूर्ण यौन अंग है। यह प्रजनन तथा मूत्र त्यागने के लिए एक बाहरी अंग है। ठीक है,
प्रोस्टेट ग्रंथि यह एक सहायक जनन ग्रंथि है। यह एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव होता है। यह मूत्र मार्ग को क्षारीय तथा चिकना बनाता है जिससे शुक्राणु सुरक्षित रह सके। ठीक, तो हमने नर जनन तंत्र की यार भाई एकदम शानदार तरीके से बता दिया। समझ तो गए होगे यार, अगर समझ गए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए चित्र बनाना सीख लेना। इतना डिटेल में समझा है ना, ये तो आप वैसे ही भाई लिख दोगे, बस खाली हेडिंग याद कर लो, कौन कौन से पार्ट है, कहाँ कहाँ है, ये याद कर लो। लिख तो अपने मन से दोगे यार, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है मादा जनन तंत्र। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव जनन चैप्टर का। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2027 में इसके आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ये बार बार रिपीटेड टॉपिक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो भैया यहाँ पे हमने मादा जनन तंत्र का एक चित्र बनाया है। ठीक, मादा जनन तंत्र का एक चित्र बनाया है और उसके जो पार्ट हैं उसका नाम भी हम लिख दिए हैं। नाम लिखने से और उसका वर्णन करने से भाई कुछ नहीं होगा, हम आपको समझा देते हैं। ये लिखे हैं, ये बनाए हैं, इस पे कुछ भी ध्यान मत दो, बस ये जो हम समझा रहे हैं ना इस पे ध्यान दो। आपको रटाएंगे नहीं, एकदम अच्छे से आपको पूरा समझा देंगे, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा मादा जनन तंत्र का। ठीक, यहाँ पे हमने मादा जनन तंत्र का एक चित्र बनाया। अभी आप लोग ये लिखा हुआ कुछ मत देखिए। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए, मादा जनन तंत्र का ये एक चित्र है। ठीक, यहाँ पे उसके जो पार्ट है, मादा जनन तंत्र के जो अंग हैं उसके नाम लिखा है। अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि जिसको वजाइना बोला जाता है, यहाँ पे नाम लिखा है। सिंपल चीज़। आइए एक एक चीज़ मतलब एक एक जो नाम लिखे हैं इसको समझ लेते हैं कि भाई ये क्या कार्य करता है, कहाँ पाया जाता है। ठीक, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, अंडाशय से स्टार्ट करते हैं। अंडाशय क्या है? अंडाशय दोस्तों ना, मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। जो महिलाएं होती हैं उनमें एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, ये मादा जननतंत्र का प्रमुख अंग है। कौन सा? अंडाशय। अंडाशय एक जोड़ी पाया जाता है। जैसे हमने पुरुष जननतंत्र मतलब नर जननतंत्र को पढ़ा जिसमें एक जोड़ी क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। ठीक है, वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। वैसे ही मादा जननतंत्र में मतलब मादाओं में, महिलाओं में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है जिसमें क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या है? अंडवाहिनी यानी कि जब अंडाशय में अंडाणु बन जाता है ना तो इसी अंडवाहिनी में आता है। ठीक है, इसी अंडवाहिनी में आता है। दोनों साइड होता है अंडवाहिनी। ठीक है, ये क्या है? अंडाशय है। ये भी अंडाशय है। ठीक है, यहाँ भी अंडाणु बनता है और यहाँ भी अंडाणु बनता है। दोनों साइड अंडाणु बनते हैं। ठीक, उसके बाद क्या देखते हैं? योनि देख लेते हैं। ठीक है, योनि को वजाइना बोला जाता है। ये मतलब मादा का बाएं जनन अंग होता है। ठीक है, मादा का क्या होता है? बाएं जनन अंग होता है। ये एक लचीली मांसपेशी से बना होता है। ये क्या करता है? शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। ठीक है, ये शुक्राणुओं को ग्रहण करता है। ऐसे नहीं समझोगे आप लोग। ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं ना आ रहा है, अभी इनको ध्यान से समझाते हैं। दोस्तों ये क्या है? योनि है। तो जब सेक्स होता है, ठीक है, यानी कि जब पुरुष और महिलाओं का मिलन होता है, संभोग क्रिया होती है, सेक्स होता है, तो इस योनि के माध्यम से जो शुक्राणु होते हैं ना, ध्यान से समझो। ठीक है, शुक्राणु अंदर जाता है। ठीक, शुक्राणु अंदर जाता है, योनि से अंदर जाएगा, ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचता है। ठीक, कुछ शुक्राणु इधर जाएंगे, कुछ शुक्राणु इधर जाएंगे क्योंकि दोनों साइड अंडाणु होता है। ठीक है, और कुछ शुक्राणु ऐसे ऊपर निकल जाते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझो। अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हुआ। उसके बाद जब शुक्राणु गया, ठीक है, शुक्राणु जब गया तो मान लो अंडाणु है यहाँ पे। ठीक, तो जब शुक्राणु अंदर जाता है ना तो इस अंडाणु को ऐसे चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक, इसमें से एक शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर चला जाता है। ठीक है, अंडाणु कहाँ रहता है? यहीं पे रहता है, अंडवाहिनी, जिसको फैलोपियन नलिका बोला जाता है। ठीक, जिसको क्या बोला जाता है? फैलोपियन नलिका बोला जाता है। इसी अंडवाहिनी में अंडाणु जो होता है शुक्राणु का वेट करता है, इंतजार करता है। तो जब शुक्राणु चला जाता है तो यहीं पे आके
अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं और मिलने के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो वही भ्रूण इसी फैलोपियन नलिका से होते हुए गर्भाशय में आ जाता है। ठीक है, गर्भाशय में आ जाता है। होप करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए एक एक पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, अंडाशय है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। भैया दोनों तरफ स्थित हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यह मादा जननतंत्र का प्रमुख अंग है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसी अंडाशय में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। हमने आपको पहले ही समझा दिया है। अंडवाहिनी जिसको फैलोपियन नलिका भी बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, ये है अंडवाहिनी। ठीक है, दोनों साइड होता है। ठीक है, दोनों साइड होता है अंडवाहिनी। अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है अंडवाहिनी। अंडाशय के पीछे मतलब अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है। कीप मतलब कुप्पी जैसी संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। उसके बाद गर्भाशय देख लेते हैं। इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यहाँ गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, हमने आपको अभी बताया। योनि, यह मादा का बाएं जनन अंग होता है। ये एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है। यह शुक्राणु को ग्रहण करके गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अभी पूरा प्रोसेस कैसे होता है हम आपको बताए हैं। ठीक, ग्रीवा, इसका मुख्य काम योनि और गर्भाशय के बीच एक दीवार द्वार का काम करना होता है। मतलब एक दीवार का काम करता है। ये जो ग्रीवा होता है ना, ये गर्भाशय को यानी कि इस गर्भाशय को और इस योनि के बीच में एक दीवार जैसा काम करता है, ताकि गर्भाशय और योनि मिले ना आपस में। ठीक है, तो उसी को ग्रीवा बोला जाता है। क्या होता है भैया, शुक्राणु योनि के माध्यम से ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय तक आते हैं। यहाँ पे अंडाणु रहता है फैलोपियन नलिका में। ठीक है, अंडाशय में अंडाणु बनता है, अंडवाहिनी में आता है फैलोपियन नलिका में। और अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाते हैं, निषेचन होता है। निषेचन होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण कहाँ आता है, गर्भाशय में आता है और वहीं पे पलता बढ़ता है और बच्चा बन जाता है। ठीक है, तो यही था मादा जनन तंत्र। होप करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इस चैप्टर का आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक देखते हैं, वो है शुक्राणु की संरचना। ठीक है, शुक्राणु की संरचना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले देखते हैं शुक्राणु आखिर होता क्या है। मानव शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा पतला होता है। इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। ठीक है, शुक्राणु जो होता है ना, वो 60 माइक्रोमीटर लंबा पतला होता है। मतलब इतना छोटा होता है कि आप देख नहीं पाओगे, इससे काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, इसके कितने मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। सबसे पहला शीर्ष होता है, शीर्ष यानी कि हेड बोल सकते हो। ठीक है, सिर। उसके बाद ग्रीवा होता है यानी कि गर्दन। उसके बाद होता है मध्य भाग। मध्य भाग के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है, बहुत सारे होते हैं। और लास्ट में होता है पूंछ। ठीक है, मुख्य रूप से भैया शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला होता है शीर्ष, इसमें केंद्रक तथा एक्रोजोम होते हैं। शीर्ष में क्या होते हैं, केंद्रक होता है और एक्रोजोम होते हैं। ठीक है, एक्रोजोम में स्त्रावित एंजाइम निषेचन में सहायक होते हैं। एक्रोजोम में जो एंजाइम स्त्रावित होता है, ठीक है, वो निषेचन में सहायक होते हैं। दूसरा होता है ग्रीवा। ग्रीवा भैया मतलब गर्दन। ग्रीवा का कार्य शीश को मध्य भाग से जोड़कर रखना होता है। मतलब शुक्राणु की संरचना में जो गर्दन है, गर्दन का भाई सिंपल एक ही काम होता है। हमारी भी जो गर्दन है वो क्या करता है भैया, सिर को और सिर से नीचे के जो भाग है उसको जोड़ के रखता है। गर्दन, गर्दन कट गई तो भैया हेड अलग, शरीर अलग। तो वैसे ही शुक्राणु की संरचना में भी है। जो ग्रीवा है, जो गर्दन है, वो क्या करता है, शीश को मध्य भाग से जोड़कर रखता है। ठीक है, मध्य भाग, इस भाग में अनेक माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, यही क्या है, ये है माइटोकांड्रिया। ठीक है, माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा देते हैं। ठीक है, इसी माइटोकांड्रिया से शुक्राणु को ऊर्जा मिलता है ताकि वो गतिशील रहे। ठीक, और चौथा है पूंछ। यह शुक्राणु का अंतिम व सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे पूंछ आप लोग देख सकते हो। ये शुक्राणु का क्या है, अंतिम और सबसे लंबा भाग है। ये भी भैया शुक्राणु को गति प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। ये शुक्राणु की संरचना थी। ठीक है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। चलिए इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
चलिए अगला टॉपिक है अपरा या प्लेसेंटा। ठीक है, अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है, यहाँ पे चित्र बना है, पहले पढ़ लेते हैं फिर अभी आप समझ जाओगे। काफ़ी इजी चीज़ है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। ऐसी संरचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, लेन देन। ठीक है, ऐसी संरचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है, उसी संरचना को, उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं, या फिर बाबू उसी को प्लेसेंटा भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य मादा शरीर के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना है। ठीक है, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है ना, इसका सबसे मेन पर्पस, सबसे मेन उद्देश्य इसका पता है क्या होता है, जो भ्रूण गर्भाशय में पल रहा होता है, इस प्लेसेंटा से ही इसको पोषण मिलता है। ठीक है, इस प्लेसेंटा से ही इसको पोषण मिलता है। प्लेसेंटा क्या करता है कि मतलब जो मादा होता है, मादा रुधिर, यानी कि जो इस भ्रूण किस में पलता है, गर्भाशय में पलता है। गर्भाशय किस में पाया जाता है भैया, मादा में पाया जाता है। ठीक है, तो जो मादा होती है तो उसके रुधिर में जो भी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो भी पोषक तत्व होते हैं, प्लेसेंटा उसको खींच के, ठीक है, इस भ्रूण तक पहुंचाता है। ठीक, जब भ्रूण तक बढ़िया बढ़िया पोषक चीज़ें पहुंचती हैं तो भ्रूण अच्छे से विकसित होता है। यही काम होता है प्लेसेंटा का। ठीक है, और भैया शिशु का जो भी क्रिया है, जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब क्रिया इसी प्लेसेंटा के माध्यम से ही कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए तो यही चीज़ था, बाकी कुछ है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आर्तव चक्र या फिर मासिक धर्म। मादाओं में अंडाणुओं का निर्माण भैया 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्तव चक्र या फिर मासिक धर्म बोलते हैं। देहाती भाषा में महीना बोला जाता है। ठीक है, पीरियड, ठीक है, पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। मादाओं में अंडाणु का निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्तव चक्र या फिर मासिक धर्म कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में ये चक्र भैया 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा मादा गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। ठीक, तो ये था मासिक धर्म, पीरियड या फिर आर्तव चक्र बोला जाता है। तो दोस्तों ये मानव जनन चैप्टर का ना इम्पोर्टेंट जितना भी टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से सब हम पढ़ा दिए यार। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और इसको अच्छे से नोट्स करके तैयार कर लेते हो तो आपका मानव जनन चैप्टर 2 जो है क्लास 12th बायोलॉजी का, ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।